हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। तो अब उसमें हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, आगे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं उसकी प्रोसेस हमने समझी। अब ये जो इनहेरिटेंस है, जेनेटिक कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उसके लिए कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है यहाँ पर, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड क्या है यहाँ पर, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अब ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। एक बायोमोलिक्यूल है। हाँ, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा। एक तो इसमें आता है डीएनए, और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है यहाँ पर, आरएनए, है ना। तो अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जितनी भी सेल्स हैं सभी सेल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो वायरसेज हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस में प्रेजेंट होने वाला है, प्रेजेंट इन होल सेल्स। जितने भी सेल्स हैं सभी में न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। उसमें साइटोप्लाज्म में हो सकता है या फिर उसके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट होता है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसके बाद में और किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन वायरसेज। अब ये जो वायरसेज हैं इन वायरसेज के अंदर भी आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है ना। तो कुछ वायरसेज में डीएनए होता है और कुछ वायरसेज के अंदर आरएनए होता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल या ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, द मॉलिक्यूल which is responsible for transfer of genetic characters from one generation to another generation। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिस मॉलिक्यूल के द्वारा जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, है ना। हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में हम एग्जांपल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पर, जैसे डीएनए है ना। इसके अलावा जो आरएनए है वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह, है ना। तो आरएनए वैसे वायरसेज में हम देखें तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, और डीएनए जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है ना। तो आरएनए और डीएनए अपने पास क्या है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहला है अपने पास डीएनए। तो डीएनए की बात करें तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस
ऑफ होल सेल्स, सभी सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियस के अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है ना। तो इसके अलावा और किस में प्रेजेंट होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा और किस में प्रेजेंट होता है ये, क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें आपको खुद का क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। अब इसके बाद में डीएनए को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो डीएनए क्या है यहाँ पर, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर ये क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसका क्या है ये पॉलीमर, यानी यहाँ पर बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं या पॉलीमर बनाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीएनए, है ना। तो अब जो डीएनए है, उस डीएनए में जो पॉलीमर बन रहा है वो आपस में, वो जो दो चेन्स हैं वो आपस में जुड़ सकती हैं और वो अकेले भी प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो डीएनए है उसके अगर हम टाइप से देखें, उसमें पॉलीमर या चेन के नंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ polynucleotide chain, on the basis of number of polynucleotide chain। तो अब यहाँ पर ये जो डीएनए है वो कितने टाइप का होगा, पहला है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और दूसरा है यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम शॉर्ट में और क्या बोल सकते हैं, एसएस डीएनए, एसएस डीएनए। और ये जो डीएनए है ये क्या हो जाएगा, डीएस डीएनए, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो पॉलीमर की चेन है वो एक ही देखने को मिलती है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपको एक ही चेन देखने को मिलेगी। इस चेन में अगर आप देखो तो आपको बहुत सारे यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की हम बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो शेप है वो इस तरह से होता है ना, ये घूम जाता है और इसमें एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, है ना, और दूसरी इसके पैरेलल चलती इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें दो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दो क्या है इसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर वही सेम जैसे ऊपर हमने बात करी, वो सेम न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन होती है, वैसे यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। अब यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, आमने सामने जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इस न्यूक्लियोटाइड से इस तरह से जुड़ा रहेगा एक चेन में, और दूसरी चेन में यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़े रहेंगे आपस में, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी आपस में जुड़ते हैं दोनों चेन्स के, है ना। इन दोनों चेन्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आगे बॉन्ड बनता है जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, बेस पेयर्स, है ना। यहाँ पर अगर आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करो तो जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो किस तरह से मेज़र करते हैं, इसमें अगर हम देखें
लेंथ ऑफ डीएनए, वो हम किस तरह से मेजर करते हैं? नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या इसको हम बोल सकते हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स यानी बेस पेयर्स का जो नंबर है उसके बेसिस पर हम डीएनए की लेंथ यहाँ पर बताते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बेस पेयर को हम शॉर्ट में और किस नाम से बोलते हैं? बीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बेस पेयर हो गया है ना, ये दूसरा बेस पेयर हो गया, तीसरा बेस पेयर हो गया। तो कोई भी जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड डीएनए वो कितना लंबा है, तो हम उसमें उसका जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो काउंट करते हैं और फिर उतने उसमें लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम जो लेंथ है वो किस तरह से मेज़र करते हैं? इसमें जो लेंथ है वो किस तरह से हम मेज़र करेंगे? नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से है ना, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, इस तरह से आगे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की हम बात करें है ना, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल अपने पास वायरस है 5X174, 5X174। इस वायरस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डीएनए है वो कितना लंबा होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है यहाँ पर? डीएनए की लेंथ। ठीक है, इसके बाद में अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की हम बात करते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में होता है और सेल्स में होता है ना। ध्यान रखना है, कुछ जो वायरस हैं उनमें आपको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलेगा, कुछ में डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरएनए भी देखने को मिलता है कुछ वायरस में, है ना। तो अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की हम बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में? एग्जाम्पल है यहाँ पर जैसे लैम्डा फेज। लैम्डा फेज ये क्या है यहाँ पर? वायरस। इसमें अगर हम डीएनए की लेंथ को देखें तो डीएनए की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर? वो डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो बेस पेयर हम लिखेंगे यूनिट, तो 48,502। तो ये इतने बेस पेयर्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से इकोलाई ये एक बैक्टीरिया है। इसमें अगर हम डीएनए की लेंथ की बात करें तो डीएनए की लेंथ वही सेम बेस पेयर्स में आएगी, है ना। 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ बेस पेयर्स। इसके बाद में अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हैप्लॉइड है ना, ह्यूमन में जो हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल को हम लेकर चलेंगे। हैप्लॉइड सेल में वो 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 23 क्रोमोसोम्स में कितना लंबा डीएनए है ना। तो वो जो डीएनए है वो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ बेस पेयर्स, इतना लंबा डीएनए होता है। अब अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ बेस पेयर्स। इस तरह से ये डीएनए की लेंथ होती है यहाँ पर। इसके बाद में हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए कैसा होता है? तो अब अगर हम यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने की से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो इसको बनाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बना रहे हैं, डीएनए को। तो अब इसको बनाने वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे वो हम चेक करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर पेंटोज शुगर, है ना। तो पेंटोज शुगर कौन सी होगी यहाँ पर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर एक तरह की क्या है यहाँ पर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है यहाँ पर, 5 कार्बन शुगर, है ना, 5 कार्बन शुगर। ठीक है। तो अब अगर इसका हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कैसा होता है, इसमें 5 कार्बन है। कौन कौन से, एक तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन, और इधर ये फोर्थ कार्बन, और इधर यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है। तो अब जो फर्स्ट कार्बन है, उस फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, OH H, और सेम इसी तरह से यहाँ पर होगा HH, और यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ H और बाहर की तरफ OH, और इधर ये HCH2OH। तो यहाँ पर ये 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके बाद में दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा यहाँ पर, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें 2 तरह के बेसिस आते हैं। कौन कौन से, पहला है इसमें प्यूरिन, पहला है प्यूरिन्स, और दूसरा है इसमें पिरिमिडिन्स। तो ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में अगर हम देखें तो इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस आएंगी। कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, पहला है इसमें एडेनिन, और जो दूसरा है वो कौन सा आएगा, ग्वानिन। तो एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स। और पिरिमिडिन्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें साइटोसिन, और कौन सा आएगा इसमें, थाइमिन। तो साइटोसिन एंड थाइमिन आर द पिरिमिडिन्स। ठीक है। तो इस तरह से 2 प्यूरिन्स होते हैं और 2 पिरिमिडिन्स होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर, इससे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने में, है ना। इसके बाद में तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, PO4-3। तो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो सबसे पहले हम ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, किस तरह से तीनों कंपोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो अब इसमें हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये इसकी स्टेप्स हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहली जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है ना। सबसे पहले यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है ना। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो पेंटोस शुगर है उससे कौन जुड़ता है यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमने 4 तरह के पढ़े हैं है ना, प्यूरेंस में 2 और पिरिमिडिन्स में 2, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसके अलावा यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस। अभी जो नाइट्रोजनस बेस है वो कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है ना, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थायमिन हो सकता है। तो ये चारों में से कोई सा भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ता है और जुड़कर यहाँ पर क्या बनाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब हम डायग्राम से समझते हैं किस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम डीऑक्सीराइबोज शुगर को ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन पर क्या है, OH, इधर ये OH है, इधर H, यहाँ पर H और इधर है अपने पास H, OH और इधर क्या है अपने पास H, CH2OH। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से है ना। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप में से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है ना। तो आगे क्या देखने को मिलेगा इसमें, अगर इसमें हम कोई सा भी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जोड़े, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है ना, साइटोसिन या थाइमिन। तो अब हमें आगे तक क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट कार्बन पर आप क्या देखोगे, फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ गया इसमें, जैसे एडेनिन है ना, एडेनिन जुड़ सकता है या ग्वानिन जुड़ सकता है या यहाँ पर साइटोसिन जुड़ सकता है या फिर यहाँ पर थायमिन जुड़ सकता है ना। और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाली है। यहाँ पर H, इधर H और OH, इधर होगी H और इधर CH2OH, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। इस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को और हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो 4 तरह के बनेंगे डीएनए में। तो कौन कौन से जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो बनते हैं, तो यहाँ पर जो पहला न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर हम यहाँ पर वही सेम लेकर चल रहे हैं है ना। और अगर इससे एडेनिन जुड़ता है तो जो आगे
डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा? एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसके बाद में दूसरा टाइप का कौन सा बनेगा? पेंटोस शुगर, और यहाँ पर ग्वानिन। तो अब जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो डिऑक्सी ग्वानोसिन, डिऑक्सी ग्वानोसिन, ये क्या बनेगा यहाँ पर? न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद में तीसरा जो बनेगा वही सेम पेंटोस शुगर और साइटोसिन, तो क्या बनने वाला है? डिऑक्सी साइटिडिन, डिऑक्सी साइटिडिन, तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसके बाद में फोर्थ वाला कौन सा बनेगा? पेंटोस शुगर, और इसमें थायमिन अगर हम जोड़ें तो डिऑक्सी थाइमिडिन, डिऑक्सी थाइमिडिन, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो 4 तरह के अपने पास डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेंगे। कौन कौन से? डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वानोसिन, तीसरा डिऑक्सी साइटिडिन, एंड फोर्थ डिऑक्सी थाइमिडिन। ठीक है, ये अपना डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद में दूसरी जो स्टेप है वो क्या होने वाली है? फॉर्मेशन ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहला है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो ये डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, और इसे जुड़ने वाला कौन होता है? यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड से, तो यहाँ पर क्या बनेगा? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड। तो कोई सा भी हम न्यूक्लियोसाइड बना सकते हैं चारों में से। हम डिऑक्सी एडिनोसिन बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एडेनिन, और बाकी सेम एच एच, और इधर है अपने पास एच ओ एच, और यहाँ पर है अपने पास CH2 OH। ठीक है, और ये नीचे H, और इससे जुड़ने वाला है अपने पास PO4-3, है ना, PO4-3। तो आगे आप क्या देखोगे, किस तरह से हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? एडेनिन, और इधर ये H, इधर है H, और इधर H, इधर है H, और नीचे OH, और यहाँ पर H, और इधर CH2। यानी अब जो फिफ्थ कार्बन है उस फिफ्थ कार्बन पर कौन जुड़ेगा? ये फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है? ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कौन सा बॉन्ड बनता है इस न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में? तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, है ना। ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है,
तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है, इससे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, है ना। अब एक बार पीछे वाले टॉपिक में हम और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया था, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर के बीच में, तो वो जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बनता है, इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर कितने तरह के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो बनेंगे, तो 4 तरह के बनने वाले हैं, है ना। किस तरह से बनते हैं, तो सबसे पहला हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहला है अपने पास जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। डीऑक्सी एडिनोसिन से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो फिर क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन से यहाँ पर वही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सेम रहेगा सभी में। इसके बाद में तीसरा न्यूक्लियोसाइड है डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन, और इससे क्या जुड़ने वाला है यहाँ पर, फॉस्फेट ग्रुप, और ये जुड़ के क्या बनाएगा यहाँ पर, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से फोर्थ जो बनेगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सी थाइमिडिन। तो जो डीऑक्सी थाइमिडिन है उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो क्या बनेगा, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से 4 तरह के अपने पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, फोर्थ डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये सभी आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में हम आरएनए की बात करते हैं। तो जो आरएनए है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह किस में प्रेजेंट होगा, वायरसेस के अंदर, है ना। ये वैसे सेल्स में भी होता है पर वहाँ पर सेल्स में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता है। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट केवल किस में करेगा, वायरसेस में, है ना। तो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें रिट्रोवायरस। ठीक है, इसके बाद में अब जो आरएनए है उसकी डेफिनेशन हम अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
डेफिनेशन है यहाँ पर पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके क्या बनाते हैं यहाँ पर? एक लंबी चेन आरएनए की। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अब आरएनए का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास जो पेंटोस शुगर होगी वो कौन सी होगी? राइबोस शुगर, है ना। तो जो राइबोस शुगर है वो जुड़ती है। राइबोस शुगर किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजनस बेस। राइबोस शुगर यहाँ पर किससे जुड़ती है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पर ग्वानिन होगा, साइटोसिन होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? यूरेसिल। ठीक है, यहाँ पर यू क्या है? यूरेसिल। जो यू है वो यहाँ पर क्या है? यूरेसिल। ये जो यूरेसिल है वो किसकी जगह पर आया है? थायमिन की जगह पर, है ना। तो यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चार तरह के यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस किससे जोड़ेंगे? राइबोस शुगर से। और क्या बनाएंगे यहाँ पर? राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये आगे क्या बनाते हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब राइबोस शुगर को अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो वही पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर है तो कितने कार्बन होने वाले हैं? 5 कार्बन। इस तरह से यहाँ पर 5 कार्बन होंगे। फर्स्ट कार्बन पर इसमें OH, H और इधर होगा अपने पास HOH, HOH। यहाँ पर होगा HOH और यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर HCH2OH। अब यहाँ पर हमें एक नोटिस करना है एक चीज़। देखो, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है उससे सेकंड कार्बन पर आप क्या देख सकते हो? यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है? OH। ये जो OH ग्रुप है हमने जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वहाँ पर नहीं देखा था, सेकंड कार्बन पर। और जबकि राइबोस शुगर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। किससे जुड़ेंगे? इस राइबोस शुगर से। ठीक है, एडेनिन जुड़ सकता है ना। ग्वानिन जुड़ सकता है, या फिर साइटोसिन जुड़ सकता है, या फिर यहाँ पर यूरेसिल जुड़ सकता है ना। आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनने वाली है? अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। तो एडेनिन जुड़ सकता है, ग्वानिन जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है, या फिर यूरेसिल जुड़ सकता है ना। इधर H और यहाँ पर HOH और इधर H और इधर OH और यहाँ पर H और इधर CH2OH।
CH2OH। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया अपने पास, राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड भी 4 तरह के बनेंगे। कौन कौन से बनने वाले हैं? 4 तरह के राइबोन्यूक्लियोसाइड बनते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड तो कौन कौन से राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेंगे? पहला है इसमें एडिनोसिन। पहला है एडिनोसिन। और दूसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ग्वानोसिन। देखो यहाँ पर डीऑक्सी हटने वाला है ना। तीसरा जो है वो कौन सा होगा? साइटिडिन। ठीक है, यहाँ पर भी डीऑक्सी हट गया। और इधर है यूरिडिन। तो 4 तरह के अपने पास राइबोन्यूक्लियोसाइड बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगली स्टेप है वो कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। दूसरी जो स्टेप है वो क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है? तो यहाँ पर अपने पास है एक तो राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप से, है ना। फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ के क्या बनाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब राइबोन्यूक्लियोसाइड हम कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। और उससे हम क्या जोड़ेंगे? फॉस्फेट ग्रुप, जैसे हमने डीएनए में जोड़ा था ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनाते समय या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते समय। तो अपने पास है यहाँ पर अपने पास है ये यहाँ पर जैसे एडेनिन है, और इधर H, इधर है HOH, यहाँ पर है H, और इधर OH, और इधर है अपने पास CH2OH। ठीक है, और अब इससे जुड़ने वाला है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। और किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी? ये एडेनिन जुड़ गया, इधर H, इधर H, और ये OH, इधर H, और इधर ये OH, इधर है H, और इधर ये CH2, और यहाँ पर O, और ये P, और इधर ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पर 4 तरह के बनेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बनते हैं? टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड के टाइप्स, तो टाइप्स में यहाँ पर पहला है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बना? यहाँ पर एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, और उससे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। इसके बाद में दूसरा बनेगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड किससे जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप से, और ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बना। इसके बाद में तीसरा है साइटिडिन मोनोफॉस्फेट।
ठीक है। और जो फोर्थ है वो क्या है यहाँ पर, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो 4 तरह के अपने पास राइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स या जो सिंगल स्ट्रैंड है या जो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन होता है, और इसी तरह से सेम आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो स्ट्रैंड है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।